ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना के पढ़ा दिया है और ये इस अम्ल भस्म और लौन का ये पार्ट तीसरा होने वाला है। ठीक है, इसमें जो हम बातें बताएंगे उसको ध्यान से समझिए कि ये जितने भी बातें बताई जा रही हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ना तो आप नज़रअंदाज हो जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो ये हमने इससे पहले 7 गो टॉपिक कवर कर रखा है और ये 8वां है। ये अधातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अक्रिया। देखिए कल हम बताए थे कि जो धातु होता है उसका जो धातु जब किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड। और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनाता है, अधातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्लीय का मतलब जो स्वाद में खट्टा हो, जो क्या स्वाद में क्या हो जी, खट्टा हो। समझ में आ रहा है। और जिसको आगे तो उसका हम रिएक्शन तो सब पढ़े चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ दो ही बात याद रखिए, धातु के ऑक्साइड भास्मिक कहिए या क्षारीय कहिए, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए अधातु के ऑक्साइड, जैसे अधातु मतलब उसमें अधातु रहोगे, जैसे कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन अधातु है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड। तो ये क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ये भी क्या होंगे, अम्लीय। यार देखिए लिखे अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। CO2 की अभिक्रिया चूना जल का सूत्र ये होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। जरूरी नहीं कि सब जगह उसका नाम लिखे फिर उसका रासायनिक सूत्र लिखे। अब हम इसके बाद सिर्फ रासायनिक सूत्र यूज करके चलेंगे। ठीक है। के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है जी, कैल्शियम। इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का सूत्र होता है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। या इसी को क्या कहते हैं, चूना पत्थर। अगर चूना पत्थर रासायनिक सूत्र पूछे तो यही लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। या संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछे तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तथा जल बनाते हैं, जैसे CO2 है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बनाएगा और क्या करेगा, जल। और ये जो होगा वो दुधिया कलर का होगा। ठीक है ना। किस कलर का, दुधिया कलर का। 9वां नंबर टॉपिक पढ़िए, अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म, अम्ल भी जल से अभिक्रिया करे और भस्म भी जल से अभिक्रिया करे। तो याद रखिए अम्ल को अगर हम जल में मिलाते हैं, किसको, अम्ल को जल में मिलाते हैं तो थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, उष्मा। और जिसमें उष्मा उत्पन्न हो उष्मा का उस अपक्रिया को कहते हैं उष्मा छेपी। और जिसमें उष्मा लिया जाए उसको कहते हैं उष्मा शोषी। समझ में आ रहा है। उष्मा छेपी, छेपी का मतलब होता है छोड़ना, यानी वो रिएक्शन जिसमें से उष्मा उत्पन्न हो यानी उसमें से उष्मा बाहर निकले तो उसको। तो जब अम्ल या भस्म को जल के साथ मिलाते हैं, किसके साथ, अम्ल हो या भस्म, जब उनको जल के साथ मिलाया जाता है तो थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न होती है। अतः यह क्या है जी, उष्मा छेपी अपक्रिया है। यानी अम्ल में जल मिला दिया जाए, अम्ल में क्या मिला जाए, जल। या भस्म में क्या डाल दिया जाए। देखिए जल में अम्ल मिलाना और अम्ल में जल मिलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। समझ में आ रहा है। अम्ल में जल मिलाना, मान लीजिए बर्तन है, इसमें पूरा क्या है जी, अम्ल भरा है पूरा। ठीक है। इसमें हम जल डालेंगे और इसमें पूरा क्या है, जल भरा है, इसमें हम क्या डालें, बाहर से अम्ल डालें। दोनों में फर्क है नहीं। जैसे इसमें अम्ल डालिएगा, भले सॉरी ये जो अम्ल है इसमें ऊपर से क्या डालिएगा, जल। जैसे डालिएगा अब खतरा बढ़ेगा, इसलिए कि जैसे इसमें डालिएगा ना ये डबकने लगता है। डबकना समझते हैं, आए लगेगा उसमें से वो छिटका है ना निकले, मतलब खौलने लगता है। क्या होता है जी, खौलने लगेगा और आपके शरीर पर पड़ सकता है तो जला भी देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जल में अम्ल डालना और अम्ल में जल डालना दोनों बात समान नहीं है। समझ में आ रहा है। जल पूरा ज्यादा है
उसमें थोड़ा सा अम्ल डालिएगा तो घुल मिल कर रह जाएगा, लेकिन पूरा अम्ल है और उसमें ऊपर से जल डालिए तब तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है, थोड़ा सा जल गया तो उसमें तो उत्पन्न होगा ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो या अम्ल हो या भस्म हो, अगर जल के साथ मिलते हैं तो थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और ये जो अपक्रिया हो क्या कहलाती है, किस प्रकार की अपक्रिया होती है? जब अम्ल या भस्म जल में जाते हैं तो किस प्रकार की अपक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड जल मिलाएंगे तो क्या होगा? ये इसका नाम हम कल बताए थे, हाइड्रोनियम। क्या बताए थे? हाइड्रोनियम। क्या बताए थे इसका नाम? हाइड्रोनियम। और ये क्लोराइड और थोड़ी सी क्या निकली? ऊष्मा। उसी तरह NaOH, ये क्या है? भस्म है। OH जहां देखेंगे उसको क्या कहेंगे? OH जहां दिखे वो क्या हो जाएगा जी? भस्म। उसके साथ जल की क्रिया होती है तो क्या है? Na+ यानी सोडियम आयन में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा और क्या बनेगा? थोड़ी सी उसमें देखिए, यहाँ देखें हम, ठीक है, सांद्र H2SO जल में कभी न डालें। सांद्र जो था ना, सांद्र H2SO को जल में क्या करना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, लगेगा खोलने, छींटा पड़ जाएगा मुंह पर डालिएगा तो दबक के। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इससे बचना चाहिए। और आगे आइए, अम्ल तथा भस्म की शक्ति। देखिए, इससे पहले हमने जितने भी सूचक पढ़े, हल्दी वाला सूचक तो कोई बना के लाया नहीं होगा, इसलिए कि तुम लोग बहुत बिजी आदमी है सब, है कि नहीं? हाँ, बहुत बिजी है, काम धंधा रहता है कि नहीं? बहुत सारे काम धाम है, सब खेती करना है, तो छोटा सा काम नहीं होता है, क्या करेगा लोग। ठीक है, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, ठीक है ना? तो जितने भी हम लोग सूचक पढ़े हैं चाहे जो भी, वो तो ये बता देगा कि ये अम्ल है और ये बता देगा क्या? ये भस्म है। लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। बता पाएगा जी? नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर अम्ल है तो उसमें कोई मजबूत वाला भी होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला भी होगा अम्ल, और कोई है तो उसमें क्या होगा? कमजोर वाला भी अम्ल होगा कि नहीं होगा? आखिर दुनिया के सारे अम्ल एक ही बराबर है? नहीं है। जैसे H2SO4 अम्लों का लाजा बहुत हार्ड होता है, उसको शरीर पे गिरेगा जला देगा। सिट्रिक अम्ल ये जो हम लोग खाते हैं, काम मुंह जलता है, तो ये कमजोर है। समझ में आ रहा है? यानी अम्लों में भी और भस्म में भी दो तरह के होंगे ना, कोई मजबूत होगा, कोई क्या होगा? कमजोर। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कमजोर की श्रेणी में आता है और कौन मजबूत की श्रेणी में आता है। तो परबल, परबल का मतलब कहिए मजबूत, क्या? स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश देखिए क्या होता है? परबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। परबल मतलब कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जितने खनिज अम्ल लिखाए थे हम, 3 गो खनिज अम्ल लिखाए थे ना, वो तीनों खनिज अम्ल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग। तीनों जो क्या, तीनों एसिड कौन? मिनरल एसिड, खनिज लवण, मतलब खनिज लवण नहीं, खनिज अम्ल, तीनों खनिज अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तीसरा का क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये नाम है, हमने इसके बगल में उसका रासायनिक सूत्र लिख रखा है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। अब देखिए, ये तीनों जो है वो क्या है जी? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और वीक में क्या आते हैं? दुर्बल अम्ल। इनको क्या कहेंगे? ये देखिए, कहने का मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कमजोर एसिड, वीक एसिड। तो वीक एसिड में आते हैं बोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और भी है, हमने 3 ही यहाँ लिख रखे हैं। सर कैसे मालूम होगा कि ये स्ट्रॉन्ग है और कैसे मालूम होगा ये कमजोर है? सिर्फ 3 गो नाम याद कर लेंगे तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि ये मजबूत है तो क्यों है और ये कमजोर है तो क्यों है। तो इतना याद रखिए, ये जो तीनों जो ऊपर हमने 3 खनिज अम्ल का नाम लिखे हैं, ये जल में घुलकर पूरा का पूरा आयनित हो जाता है। समझ में आ रहा है? जलीय विलयन में पूरा का पूरा आयनित हो जाता है, यानी पूरा अपने आयन में
टूट जाता है। और जो जल में जितना ज्यादा आयनित होगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। जब पूरा का पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। जो जल में घुलेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, अंशतः रूप से रुके, यानी उसका कुछ भाग घुलेगा और कुछ बाकी रह जाएगा, तो उसको कहेंगे कमजोर। ये जो मजबूत और कमजोर जो बंटवारा हुआ है घुलने के आधार पे है। घुलने का मतलब आयनित होने के आधार पे। जो जल में जाकर ज्यादा आयनित होगा वो मजबूत है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो जल में जाकर कम आयनित होगा यानी वो क्या है, कमजोर है। समझ में आया? ये इसको मजबूत कहेंगे तो क्यों कहेंगे? और ये जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी पूरा का पूरा क्या होता है, अपने आयन में टूट जाता है, उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग। और जो जल में जाकर पूरा का पूरा आयनित नहीं होता उसको क्या कहेंगे, कमजोर। यानी परबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल वीक एसिड। कार्बोनिक अम्ल है, इसको जल में घुलाइएगा तो पूरा का पूरा नहीं आयनित होगा, कम मात्रा आयनित होगा इसका, ठीक है। उसी तरह एसेटिक अम्ल, उसी तरह बोरिक अम्ल। कहा जाता है, एक पहचान है किसका, दुर्बल अम्ल का, कि जिसमें कार्बन दिख जाए। क्या दिख जाए, कार्बन दिख जाए। दिख रहे हैं कार्बन, जिसमें कार्बन दिख जाए वो क्या हो जाता है, वो दुर्बल अम्ल हो जाता है। कौन सा अम्ल हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। जो जिसमें कार्बन हो वो जल में जाकर पूरा का पूरा आयनित नहीं होगा, अंशतः आयनित होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल। जिसमें पहचान यही है कि कौन दुर्बल अम्ल होगा, कौन, इसको प्रबल अम्ल कहलाना। इसको सबल भी लिखता है कहीं कहीं, क्या लिखता है, सबल अम्ल। इंग्लिश एक एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हिंदी प्रबल भी लिखता है और सबल भी लिखता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जिसमें कार्बन उपलब्ध होगा वो जल में जाके अंशतः आयनित होगा, यानी दुर्बल अम्ल होगा। जिसमें कार्बन नहीं होगा, देखिए इस तीनों में कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन वाले सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक में कहीं कार्बन है नहीं है, तो ये जल में जब घुलेंगे तो पूरा का पूरा आयनित होंगे, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इनको कमजोर कहने का अर्थ ये है कि जल में घुलेंगे तो पूरा का पूरा आयनित नहीं होंगे। आगे समझिए, एक वर्ड आता है, अब आ गया सांद्र तथा तनु। अगर हम मान लीजिए सांद्र कह रहे हैं, कहते हैं सांद्रम या कहते हैं तनु अम्ल, तो किसको कहेंगे सांद्र, उसका क्या क्राइटेरिया है, किसको कहेंगे तनु, तो खूब ध्यान से समझिए। सांद्र वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो जी, कम हो, और अम्ल की मात्रा क्या हो जी, ज्यादा हो या अधिक हो। माने ऐसा कोई घोल, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और अम्ल की मात्रा क्या हो, यानी अम्ल उसमें क्या रहे, जल से ज्यादा रहे, और जल क्या रहे, अम्ल से कम रहे, तो उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो जाए, जल, और ये खतरनाक होता है, कौन, सांद्र, सांद्र वाला खतरनाक होता है। और ये जो तनु है वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या हो, जल ज्यादा हो जाए और अम्ल क्या हो जाए, कम, उसको क्या कहेंगे, तनु। क्या कहेंगे उसको, तनु अम्ल। क्या कहेंगे, तनु अम्ल। बस समझ में आया? सांद्र का मतलब हुआ है जिसमें अम्ल का मात्रा ज्यादा और जल का मात्रा कम, उसको कहेंगे सांद्र अम्ल। कोई ऐसा अम्ल हो, कहीं बोतल में रखा है कुछ, तो उसमें अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है और उसमें जो जल मिला है यानी पानी मिला है उसकी मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहेंगे, सांद्र। और जल की मात्रा ज्यादा हो, उस अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको कौन सा अम्ल कहेंगे, तनु अम्ल। जल की मात्रा ज्यादा तो तनु, जल की मात्रा कम तो सांद्र। ठीक है, अगला। अब देखिए, जिस तरह हमने प्रबल अम्ल पढ़ा, उसी दुर्बल अम्ल पढ़ा, उसी तरह हम प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं, देखिए यहाँ भाषा में लिख रखा है, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर होने। देखिए वो जल में घुलेगा, ये वाला कौन सा, ये जो नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जल में घुलेंगे ना तो पूर्णतः आयनित होंगे। और जब अम्ल जल में घुलता है तो क्या देता है जी, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन। जल में जब घुलेगा अम्ल तो क्या देगा, ये किसने कहा था,
आरहेनियस ने, किसने कहा था? आरहेनियस ने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उनको कहेंगे जो जल में बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से घुल के क्या दे? हाइड्रोजन आयन। उसको कहेंगे परबल अम्ल। दुर्बल अम्ल उसको कहेंगे जो जल में पूरा का पूरा नहीं घिले, यानी अंशतः मात्रा में घुले और कम मात्रा में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस यानी परबल भस्म उसको कहेंगे जो जल में पूरा का पूरा घुल जाए और क्या दे? क्या दे जी? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या दे? हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं ना। हाँ देता है, उसको क्या कहेंगे? परबल भस्म। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घुलाइएगा, पूरा बढ़िया से घुलेगा और क्या देगा? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलाइएगा, बढ़िया से घुलेगा और क्या देगा? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये घुलने के आधार पर प्रबल और दुर्बल का बंटवारा हुआ। वह भस्म जो जल में अंशतः, क्या जी? अंशतः का मतलब आधा अधूरा, ठीक है ना, कम आयनित होकर क्या देता है? OH माइनस आयन दे, उसे क्या कहेंगे जी? दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घुलाइएगा तो जल में घुलेगा लेकिन बहुत कम घुलेगा और बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयन देगा। समझ रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र लिख रखा है। इधर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये है। ये जो हमने लिख रखा है ये क्या आते हैं? दुर्बल भस्म। ऊपर वाले परबल भस्म। तो ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से बताइए कौन सा परबल अम्ल है, इनमें से कौन परबल भस्म है। समझ में आ रहा है? तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए pH तथा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण देखिए। अब बात यह है कि हम अम्ल का भी पता लगा लिए, भस्म का भी पता लगा लिए और मजबूत का भी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी पता लगा लिया और वीक एसिड भी। लेकिन अगर दो अम्ल है, उनमें कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन कितना अम्लीय है, इस बात का पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कथी? सोरेनसन। कौन सा? सोरेनसन। इनका नाम क्या है? सोरेनसन। इन्होंने एक स्केल बनाया जिसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। ये हाइड्रोजन का क्या बताएगा? पावर। यानी जितना ज्यादा हाइड्रोजन उसमें होगा वो उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है? और जितना हाइड्रोजन कम होगा उतना ही क्या होगा? वाष्पिक होगा। समझ में आ रहा है? स्केल पर जो अंक अंकित रहते हैं वो कहां से कहां तक जी? 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल पर अंक अंकित रहते हैं। उदासीन जो होता है ना, उदासीन जब पीएच मान कितना हो जाए जी? 7 हो जाए, अगर हम उस स्केल को किसी जल में डालें या किसी घोल में डालें और पीएच जगह बुखार नापते हैं ना जी, है बताता है उसमें इतना तक गया है। उसी तरह पीएच स्केल डालिएगा तो बताएगा कहाँ तक गया है। अगर 7 तक गया है तो क्या कहेंगे? उदासीन है। उदासीन का मतलब ये होता है ना उसमें अम्ल का गुण होगा ना ही उसमें भस्म का गुण होगा। उदासीन का मतलब क्या होता है? ना उसमें अम्ल का गुण होगा ना ही, उदासीन है मतलब किसी का उसमें गुण नहीं, ना ही अम्ल का ना ही भस्म का। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है जो क्या होता है जी? हाई आप जो जल बाजार में बिस्लेरी वाला देखते हैं ना, ये शुद्ध जल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये शुद्ध जल नहीं है। तो सर फिर कौन सा शुद्ध जल है? आप बिस्लेरी का बोतल पीते हैं रेलवे स्टेशन पर, या जैसे आप कहीं शहर कहीं भी जाते हैं तो बिस्लेरी का और सारे भी बोतल आता है, किंडली का है, ये सब शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल जब पानी को गर्म किया जाता है, क्या किया जाए? पानी को गर्म किया जाए, वाष्प उठता है ना उसका, उसको पकड़िएगा ना, वो क्या होता है? वो शुद्ध जल होता है। हम लोग जो ये पानी पीते हैं इसमें आयरन, कॉपर, बहुत सारी चीजें मिली होती है। समझ में आ रहा है? इनको गर्म कीजिएगा तो उसका सिर्फ जल उड़ता है, जो इसमें आयरन कॉपर है वो क्या रह जाएगा? बर्तन में रह जाएगा। ठीक है? तो हम जो जल इस्तेमाल करते हैं या पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल क्या होता है? जब उसको वाष्प बनाइएगा, वाष्प बन के उड़ेगा, फिर उसको पकड़िएगा, मतलब किसी तरह रोक सकते हैं आप, रोक लीजिएगा, वो क्या है? वो शुद्ध जल है। समझ में आया? हाँ। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7। यहाँ देखिए 6 से अगर पीएच मान कम रहता है तो उसको क्या कहेंगे? अम्लीय। अगर किसी पदार्थ में हम डालें
पीएच स्केल, और उसमें मान आया 6 से कम, तो हम क्या कहेंगे? आज जोन जिसका पीएच मान जितना कम होगा उतना ही क्या होगा? अम्लीय। कहने का मतलब एक पीएच मान 1 है, एक पीएच मान 5 है, दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? 5 वाला कि 1 वाला? 1 वाला अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है? पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या है। इसलिए कि देखिए 0 से शुरू होता है, ठीक है ना? 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है? बीच में कौन है? 7। 7 से कम रहेगा, क्या रहेगा? 6 से कम नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 7 से कम। हाँ, 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। 7 से। आज जितना पीएच मान कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा जी? अम्लीय होगा। पीएच मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। अब पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा जी? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। देखिए यहाँ हमने लिखा है 7 से अधिक होगा तो क्या होगा जी? 7 होगा तो क्या होगा? 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम है तो क्षारीय कि अम्लीय? अम्लीय। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। पीएच, ये जो सूत्र है, ये जो पीएच स्केल है ना, उसका ये क्या आता है? सूत्र होता है। तो पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा। और देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। देखिए अगर हमारा पेट का पीएच मान गड़बड़ा जाए तो हम जो भोजन करते हैं सही से पचेगा नहीं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। और इसका पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका पीएच मान क्या होता है? 1, एकदम 1, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय। क्या होगा जी? सबसे। फिर भी वो पेट को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश इसका मान, इसकी मात्रा, मान नहीं इसका मात्रा बढ़ जाता है तो हमको पेट में ये नुकसान पहुंचाता है। और इसके नुकसान को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड। एंटासिड होता है, वो क्या होता है? अम्लीयता के प्रभाव को क्या करेगा? खत्म करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा देखिए पीएच का परिवर्तन दांतों पर प्रभाव। हम जब कोई भी मीठा भोजन खाते हैं, शर्करा युक्त भोजन मतलब चीनी वाला, जैसे चॉकलेट खाएं, टॉफी खाएं, तो हमारे मुंह में क्या बनता है? अम्ल बनता है, ठीक है? अम्ल जब चीनी से क्रिया करते हैं तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। तो ये हमारे मुंह में क्या है जी? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। और हमने क्या खाया? मीठा भोजन, मतलब जिसमें चीनी हो, वैसा भोजन। तो बैक्टीरिया जब किससे? चीनी से, यानी जो शर्करा युक्त है उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अम्ल। और वो अम्ल हमारे दांत के इनामेल को पर प्रभाव डालेगा, और इनामेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा, ठीक है? तो पीएच मान गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इसके लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं कि रोज मुंह धोएंगे, हमारे मुंह में जितना बैक्टीरिया होगा, जितना मीठा भोजन सब दांत में सटा होगा, क्या हो जाएगा? साफ होगा, रिएक्शन होगा नहीं, ताकि हमारा इनामेल बचा रहे। समझ में? दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। और ये दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कौन? इनामेल। सबसे पूरे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है कौन? इनामेल। तो हमारा इनामेल बचा रहे, इसीलिए हम रोज ब्रश करते हैं। और जो ब्रश में करते समय जो टूथपेस्ट का हम लोग यूज करते हैं वो किस नेचर का होता है जी? भास्मिक होता है। किस नेचर का? तीसरा का समझिए, थकान के समय शरीर में मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जब आदमी बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है और उसके शरीर में ऊर्जा उतना नहीं बन पाता है जितना उसको चाहिए, तो उस समय हमारे बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। और इसी के वजह से क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में ऐंठन पैदा होती है, या दर्द होता है, या कड़ापन आती है। समझ में आ रहा है? लोग कहता है ना, हाथ काम नहीं कर रहा है, कल बहुत ज्यादा मेहनत हो गया था। समझ में आ रहा है? तो उसके मतलब हाथ काम नहीं कर रहा, तो उसके हाथ में कौन सा अम्ल बन गया है? लैक्टिक अम्ल। पूछता है कि मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। देखिए अम्ल, जैसे कॉपर का बर्तन, कॉपर मतलब पीतल, पीतल के बर्तन पर देखिएगा भोरी लग जाता है सब, यानी गंदगी लग जाए, तो उसको क्या करेंगे? नींबू के रस से या नींबू से क्या करेंगे? उसको साफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए कि जो गंदगी लगी है पीतल के ऊपर वो क्या है? भास्मिक है। क्योंकि कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गंदगी लगेगा, हम उस पर नींबू रगड़ेंगे तो नींबू क्या है जी? अम्लीय है, तो अम्ल भस्म के प्रभाव को खत्म कर देगा, इसलिए बर्तन आपका क्या हो जाएगा? फिर चमचमाने लगेगा, साफ हो जाएगा।
उसके बाद मिट्टी का पीएच मान। देखिए जब मिट्टी का पीएच मान 7 रहता है तो फसल की उपज बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जैसे पीएच मान गड़बड़ाएगा तो उसमें जो फसल होने वाली उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी जितना संतुष्ट जनक पौधे उसमें नहीं उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसमें लोग क्या करता है, गोबर डालता है, बहुत सारी चीजें डालता है ताकि इसमें क्या होगा, मिट्टी का पीएच मान गड़बड़ाए नहीं। तो फसल कितने पीएच मान पर उगता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और फसल जो उगना जिस मिट्टी में उगता है उसका भी पीएच मान कितना होना चाहिए, और 7 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। छठा देखिए पीएच और जलीय जीव। देखिए जल में जो जीव रहते हैं, जल में जो जीव रहते हैं वो भी उसी में जिंदा रहते हैं, ठीक है। किसी कारणवश ज्यादा बारिश की वजह से या किसी कारण से वो जो जल में जीव है ना, उस जल का अगर पीएच मान गड़बड़ाएगा तो उसमें सारी मछलियां क्या हो जाती है, मरने लगती है। इसीलिए देखिएगा मलाह सब खेत इसी में क्या डालता है अपने तालाब, मतलब तालाब में पोखरा में क्या, चूना, ताकि उस जल जो है ना उसका पीएच मान बरकरार रहे और उसमें मछली जीवित रहे। समझ में आ रहा है? प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। प्रकृति में भी उदासीनीकरण की व्यवस्था पाई जाती है। एक पौधा होता है नेटल। ये नेटल जैसे इसके बॉडी में सटिएगा ना, आपके बॉडी में ये टच करेगा तो ये लगेगा आपको खुजली होने। समझ में आ रहा है? जैसे सटा दीजिएगा क्या हो जाएगा, खुजली होने लगेगा। इसलिए कि ये नेटल पौधा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और उसी के बगल में एक और पौधा उगता है, डक पौधा। कौन सा, डक पौधा। जहाँ नेटल पौधा उगेगा उसके आसपास में ही एकदम प्रकृति का देन है कि आसपास में क्या उगेगा, डक पौधा उगेगा। ये जैसे खुजली उत्पन्न करेगा, इसको उखाड़ के रगड़ दीजिएगा, उस पर क्या हो जाएगा, खत्म। ये अम्ल नेचर, अम्ल डालेगा तो ये क्या करेगा, उसमें रगड़िएगा तो क्या, ये भस्म नेचर है, भस्म, अम्ल और भस्म क्या करेंगे, प्रभाव खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो प्राकृतिक द्वारा भी उदासीनीकरण की व्यवस्था है। जहाँ नेटल का पौधा उगेगा उसके बगल में क्या उगेगा, डक का पौधा उगेगा। समझ में आ रहा है?